अर्जुना क्लासेस नरवाना में आई, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? क्या हम बहुत वहाँ का माहौल दे पा रहे हैं यहाँ बच्चों को? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अनिल भाई आप बच्चों को दे रहे हैं अर्जुना क्लासेज में, और बहुत बड़ा नाम है आपका नरवाना शहर के अंदर। और मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं नरवाना एरिया के या आसपास के गांव के, तो जहां तक मैं अनिल भाई को जानता हूं तो इनका टीचिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पिछले लगभग 15 साल से, और अपने स्टूडेंट लाइफ से ग्रेजुएशन लेवल से ही खुद टीचिंग कर रहे हैं, साथ में इन्होंने पढ़ाई की है और साथ में इन्होंने पढ़ाया भी है। तो अनिल भाई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं अनिल भाई कि आप टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अर्जुना क्लासेज में आएँ, एक बार विजिट करें और अपने बच्चों का भविष्य आप सिक्योर करें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथ में है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे अजीज दिनेश शर्मा जी। कैसे हो दिनेश भाई? बहुत बढ़िया अनिल भाई, अपनी सुनाइए। बहुत बढ़िया हैं। आजकल कहाँ टीचिंग कर रहे हैं आप? आजकल अनिल भाई मैं आरपीएस स्कूल हाँसी में टीचिंग कर रहा हूँ, और ये महेंद्रगढ़ की ब्रांच है आरपीएस की फुल फॉर्म है राव प्रहलाद सिंह। जो दिनेश जी हैं मेरे मित्र, ये हरियाणा के टॉप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ के बच्चों का रिजल्ट एनटीएससी लगा लो, ओलंपियाड लगा लो, बहुत ही टॉप का और गजब का रिजल्ट आता है वहाँ का। तो दिनेश भाई, सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में डिफरेंस क्या है? देखिए अनिल भाई, बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बच्चे तो सभी बराबर ही होते हैं। बात होती है बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलने की, और एक कंपटीशन जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे के सामने अगर कंपटीशन नहीं होगा, मैं अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे स्कूल की 11 ब्रांचेज हैं और जो मदर ब्रांच है हमारे स्कूल की वो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हमारे स्कूल की 11 ब्रांचेज के बच्चों का आपस में कंपटीशन होता है, क्योंकि जब तक आपके सामने या बच्चे के सामने कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा खेल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, अगर वो बच्चा उस सबसे पहले अपने गांव में कंपटीशन करेगा, गांव के बाद फिर वो दूसरे गांव के बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा, यानी ब्लॉक फिर लेवल वो पे हाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बिल्कुल पे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल यानी ऐसे। और उसके बाद वो नेशनल लेवल पे कंपटीशन करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस निखरती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस नरवाना क्षेत्र में पला हूं, बड़ा हूं। इसके साथ साथ में आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन की है 9th से लेकर +2 तक की। तो मेरा भी ये सपना है कि मेरे क्षेत्र के बच्चे आगे जाएं और इन बच्चों को भी वो प्लेटफॉर्म मिले। तो मैं एनटीएससी में हमारे स्कूल में 64 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, और पूरे हरियाणा में 197 सीट्स हैं एनटीएससी की। तो हमारे स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे हमारी ब्रांचेज के, और मतलब कि हमारी संस्था के बच्चे। बिल्कुल। और एनडीए, उसके साथ साथ में नीट, क्लैट, बहुत से ऐसे जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो एकेडमिक्स के साथ साथ हम बच्चों को है ना कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं। बस सर, कह ही दिया कि सभी बातें आ गई। जब हरियाणा का टॉप स्कूल ही कह दिया ना, तो बाकी चीज़ें तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे टीचर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए अगर एक टीचर मेहनत नहीं करेगा, उसको वो अपना एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तो टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे, और होमवर्क करना पड़ता है टीचर्स को भी। अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि जो टीचर अगर टीचिंग लाइन में आकर के होमवर्क नहीं करेगा, डेली अपने सब्जेक्ट को नहीं निखारेगा, और वो टीचिंग को एक साइड बिजनेस या टाइम पास के जरिए से लेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टीचर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो यदि हमें एक प्रोफेशनल टीचर बनना है तो हमें उसके लिए मीन्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिजर्व करने वाले बच्चे हैं, जो उसके काबिल बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाई लेवल के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, और तब तक आप हाई लेवल के टीचर भी नहीं बन पाएंगे। तो दिनेश जी, ये बताइए कि जो एक तो टीचर होते हैं जो अपने यहाँ लोकल एरियाज के, उनको वहाँ मौका नहीं मिलता या कोई भी कारण हो, एक वहाँ के टीचर है, डिफरेंस क्या है दोनों टीचर्स के अंदर? डिफरेंस है मैनेजमेंट का भी फ़र्क है। मैनेजमेंट अगर काम का आउटपुट लेती है,
देखिए, एक चीज़ होती है नेगेटिव चीज़, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव होता है। तो टीचर अगर ये सोचे कि मैं इस बच्चे को होमवर्क नहीं करवाऊंगा या इस बच्चे का मैं होमवर्क चेक नहीं करूंगा, तो अगर टीचर नेगेटिव सोचेगा तो उसका कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। मान लीजिए आप एक बुक पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, एनडीए एनटीएससी को मैं कोचिंग देता हूँ। तो अगर आपके सामने कोई बुक है, अगर आप उस बुक को कंप्लीट ना रीड करके आप बच्चे को सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चन करवाएंगे, शॉर्टकट मेथड आप अपनाएंगे, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी आदमी अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाता है तो बोलते हैं ना, सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट्स। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि टीचर को है ना, आपको पता, मास्टर बोला जाता है, और मास्टर उसी आदमी को बोला जाता है अपने सब्जेक्ट का माहिर हो। अब मेरे स्कूल के अंदर सबसे पहले जब टीचर्स के इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स को सबसे पहले उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और उसके बाद में उनका डेमो लिया जाता है। और यानी उनकी तीन स्टेप हो गए। 3 स्टेप्स में। तो टेस्ट के बाद में देखा जाता सब्जेक्ट की एफिशिएंसी कितनी है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, अगर उसी के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं है तो दूसरी बातें तो क्या है आपकी, वो तो बेकार है। यानी फर्स्ट स्टेप से ही बाहर निकाल देते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप में ही। एक अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छी लैंग्वेज भी होना चाहिए, बिल्कुल। एक अच्छा आपके पास में अच्छा करेक्टर भी होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो टीचर कोई साधारण आदमी नहीं बन सकता, टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो दिनेश जी, आप आज यहाँ मिलने आए, क्योंकि टीचिंग अगर थोड़े ज़्यादा पैसे में भी मिल जाती है तो फिर वो पैसे, अगर आपका बच्चा कामयाब हो जाता है तो वो पैसे बाद में दुखते नहीं हैं। बिल्कुल। तो टीचिंग मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का सबसे अच्छा लीगल और सबसे अच्छा काम है, और आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक आदमी, मान लीजिए, मैं किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहूँगा, अगर एक आदमी मान लीजिए शराब बेचता है तो उसकी तो नेगेटिव इमेज होती है, और मैं मानता हूँ कि अध्यापक जैसी किसी की इमेज नहीं होती, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अनिल भाई की एकेडमी में लगभग 50 के लगभग बच्चे हैं, और पेरेंट्स खुद यहाँ पे ड्रॉप करके जाते हैं, बच्चों को रिसीव करने के लिए आते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, और आसपास के एरिया के बच्चों को आप ले जाने का, आगे ले जाने का जो काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनिल भाई आप। जो दिनेश जी अपने क्षेत्र के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा कई बार डायरेक्शन की वजह से मान लो भटक जाते हैं, उनको भी थोड़ा समझाएं, एक बार बताएं। मैं सिर्फ बच्चों से इतना ही कहूँगा कि आपकी एक गोल्डन एज होती है, और उस गोल्डन एज को आप मतलब कि डिस्ट्रॉयड ना करें, आप मिसगाइड ना हो, आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाएं। तो सभी बच्चों से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक नौजवान होता है, 17-18 साल की उम्र से आपका करियर शुरू हो जाता है, और आप यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, या आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, या कोई आप दूसरा काम करते हैं, तो वो सभी के सभी काम है ना, आप एक इसी एज के दौरान कर सकते हैं, यंग एज के दौरान ही। बिल्कुल। और आप अपने फ्यूचर को, मैं तो जितने भी नौजवान साथी हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप सबसे पहले तो बैड कंपनी से बच के रहें। क्योंकि कोई, हाँ बिल्कुल, कोई भी बच्चा, मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी बच्चा मान लीजिए मिसगाइड है, कोई बच्चा मान लीजिए ड्रिंक करता है, नई उम्र का बच्चा, या किसी आपके गलत संगत में रहता है, तो वो बच्चा आपके, आप देख लेगा, किसी भी चाचा ने, ताऊ ने, दादा दादी ने, या आसपास के बड़े बुजुर्गों ने नहीं सिखाया, ना ही किसी माँ बाप ने सिखाया, ना ही किसी टीचर ने उसको ये काम करना सिखाया। जो भी गलत वो सिखाते हैं उसकी गलत संगति से। बिल्कुल। तो बैड कंपनी से बच के रहें, और आप अच्छे बच्चों की संगति में रहें, और आपकी जो एज है करियर बनाने की, वो लिमिटेड एज है। 17-18 साल की उम्र से आपका करियर शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और 30 साल तक की उम्र के बाद ये समझ लीजिएगा, फिर आप किसी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भर्ती आती है, तो आप उसमें मतलब कि है ना, फॉर्म भरने के काबिल नहीं रहेंगे। 17-18 साल की एज के बच्चे लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, एनडीए क्लियर करके, नीट का पेपर क्लियर कर देते हैं, बीबीएस की तैयारी करने लग जाते हैं बच्चे। तो आप है ना, इस एज को डिस्ट्रॉयड ना करें। तो जितने भी बच्चे हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे पला हूँ, बड़ा हूँ, इस एरिया में मैं रहा हूँ, नरवाना में, क्योंकि जब मैं हाँसी में रहता हूँ अनिल भाई, तो वहाँ भी मेरे को अपना शहर याद रहता है। और मैं कई बार इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि नरवाना शहर में स्कूलों का लेवल बहुत ही लो है,
और यहाँ से बच्चे एनडीए की, नीट की, एमबीबीएस की कोचिंग, यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, बल्कि कई बार तो मैं ऐसी घटनाएं सुनता हूँ कि उस स्कूल में मतलब बच्चों ने टीचर्स के साथ में मतलब कि बदतमीजी कर दी। तो अगर आपको कोई सिखाने वाला, आपको कोई टीचर है, आपको कोई ट्रेनर है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो शिक्षा कभी भी आपके द्वार नहीं आएगी। और जब तक आपके अंदर शिक्षा का संचार नहीं होगा तो तब तक है ना आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने नरवाना क्षेत्र को आगे ले जाइए, नेगेटिव कामों में नहीं पॉजिटिव कामों में लेके जाइए और अपने एरिया का नाम रोशन करें। एक बात और है दिनेश भाई, जो अपना क्षेत्र है यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जितने, ये टीचर्स न मानकर कुछ और ही मानते हैं। हाँ, सैलरी पैकेज जितना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या जो एससीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी जो रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी सैलरी होती है उतनी नहीं देते। देखिए नहीं भाई, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सब टीचर्स को पता है जो पढ़ा रहे हैं। क्या आप रीजन यही तो मेन रीजन है कि यहाँ के जो अच्छे टीचर्स हैं वो बाहर जा रही हैं। हाँ बिल्कुल अनिल भाई, सबसे पहली बात होती है आर्थिक हित सुरक्षित करना। तो स्कूल मैनेजमेंट जो हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टीचर्स को थोड़ी अच्छी सैलरी दें, क्योंकि जब तक आपको मान लीजिए अच्छी अर्निंग नहीं होगी तो आप प्रोफेशनल वे में काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पे नरवाना के स्कूलों में टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी ना करें तो आप उसकी हाफ या 40% सैलरी भी यहाँ पे कर दें। बड़ा दुख होता है कई बार टीचिंग कम्युनिटी को 2-2, 3-3 हज़ार में मिलता है। अब हमारा क्रिकेटर है विराट कोहली, जब बीसीसीआई उनको अच्छे पैसे देती है तो वो देखिए कितना अच्छा खेलता है, सभी खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे किसी भी अगर समुदाय के आर्थिक हित सुरक्षित नहीं होंगे तो तब तक है ना वो आपके है ना उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं होगा। एक मजदूरी दिहाड़ी करने वाला आदमी 500 रुपये लेता डेली, लेकिन एक टीचर बेचारा 2,500-3 हज़ार रुपये में काम करता है। तो स्कूल मैनेजमेंट अगर मान लीजिए टीचर्स को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देगी, उनको अच्छी सैलरी नहीं देगी, तो टीचर आपके मेहनत भी नहीं करेगा। क्योंकि आजकल है ना आपके एजुकेशन का आपके है ना प्रोफेशनलिज्म हो चुका है। बिल्कुल। और कोई भी आदमी कोई भी आज काम करता वो समाज सेवा के लिए नहीं करता। बिल्कुल। और समाज सेवा के लिए अगर काम करेगा तो उसका घर भी नहीं चलेगा। सही कह रहे हो। बिल्कुल। तो मैं आसपास के जो लोग हैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं ना उनको टाइम पे फीस दें। और अगर आप अच्छे टीचर चाहते हैं तो मैंने तो मेरे स्कूल में यही देखा है, अगर वहाँ पे है ना मतलब कि आपके टीचर अच्छे हैं ना, सैलरी अच्छी मिलती है तो पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए टीचर्स के बारे में, क्योंकि अगर है ना स्कूल मैनेजमेंट है ना थोड़ी सी अच्छी होगी, टीचर्स को अच्छी सैलरी देगी, और टीचर्स भी है ना ध्यान रखें कि सैलरी लेकर के उस चीज़ को है ना इस जरिए पे ना लें कि पैसे कमाने के जरिए से। बिल्कुल। टीचर्स को अगर सैलरी मिल रही है तो वो टीचर्स भी है ना मतलब कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, दिल से पढ़ाएं। अगर दिल से पढ़ाएंगे तो उस स्कूल में, जिस स्कूल में टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलेगी और टीचर्स मोटिवेट होकर अच्छा पढ़ाएंगे, तो पेरेंट अगर उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा तो उस स्कूल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप ही पेरेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर मान लीजिए मेरे को पता लग जाए कि इस स्कूल में है ना एक बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया है, हाँ, उस स्कूल के बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मैं डेफिनेटली उस स्कूल में भेजूंगा, क्योंकि वहाँ पे है ना टीचिंग का लेवल अच्छा है, वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है। तो अगर उस स्कूल में टीचर की स्टेबिलिटी है, यहाँ पे स्कूलों का क्या है कि हर साल स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को चेंज करती रहती है, सस्ते टीचर्स हायर करती रहती है। सस्ते नहीं होता टीचर्स, क्या होता है कि वो नया जो टीचर होता है ना उसको एक्सपीरियंस थोड़ा बेचारे को कम होता है, बिल्कुल। और उसको मान लीजिए बच्चे को साइकोलॉजिकली तरीके से वो ट्रीट नहीं करना आता, सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस भी उसको इतना अच्छा नहीं होता, तो उसका नुकसान है ना आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल। तो अगर आप है ना अच्छे टीचर चाहते हैं तो आपको है ना टीचर्स की थोड़ी अर्निंग भी आपके कर अच्छी करनी पड़ेगी। अंत में अपने जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो अपने, उनको संक्षेप में जो संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं नरवाना क्षेत्र में रहा हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों का माहौल कई बार देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के ऊपर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें,
क्योंकि एक चेन सिस्टम होता है अनिल भाई। बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी एरिया में से 15-20 बदमाश निकल जाएं, हाँ। मैं इस वर्ड को किसी के आपके ऊपर पर्सनली अटैक नहीं करना चाहता, अगर किसी एरिया में मान लीजिए 15-20 ऐसे बदमाश निकल जाएं जहाँ पे चोरी डकैती करने वाले आदमी हैं, तो क्या होता है कि वो आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट डालते हैं। और किसी एरिया में ये पता लग जाए कि यहाँ से आईएएस के, हमारे मान लीजिए नरवाना एरिया में से 10 या 12 बच्चे आईएएस क्लियर कर जाएं, तो नरवाना की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल। और अगर नरवाना शहर में से 10-15 बदमाश निकल जाएंगे तो नरवाना शहर के जो आने वाली जनरेशन वो डिस्ट्रॉयड होता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक 8th क्लास में, हमारे एसएसटी में एक लेसन है अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो भी गलत काम होता है ना, हर केस कोई भी आप उठा के देखेंगे तो उसमें मान लीजिए आपके खिलाफ कोई क्राइम हुआ है तो अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस मिलता वो। मीन्स जो भी अपराधी आपके अपराध करता है ना, तो वो है ना स्टेट के खिलाफ अपराध होता है। बिल्कुल। आप एक गलत काम करते हैं ना, तो वो आप है ना एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप है ना वो काम है ना समाज के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई मान लीजिए एक एरिया में, एक मोहल्ले में से 3-4 बच्चे कोई अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट निकल जाए, आईएएस निकल जाए, लॉयर निकल जाए, तो उस मोहल्ले में से है ना आपके बच्चे अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। माँ बाप कहेंगे भाई फलाने का बच्चा देख आईएएस बन गया, तू भी तैयारी कर ले, पढ़ ले, देख पढ़ लिख के, नहीं तो हमारी तरह से खेती करेगा, डले ढोएगा तू। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर एक एरिया में से 4-5 मर्डर निकल जाए, मैं मेरे गाँव में देखता हूँ, तो मेरे गांव के अंदर, खुद मेरा गांव डूमरखा, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि गली नुक्कड़ में बच्चे हैं, सोचते हैं भाई हाँ फलाने ने उसको मार दिए, फलाने ने ये कर दिया, तो गली नुक्कड़ पे 10-12-15 बच्चे इकट्ठे होकर के ये बातें कर रहे हैं। और 1-2 बच्चा तो ये बोल देता है कि गांव का नाम, कोई बात नहीं, गांव का नाम बाज गया। हाँ। मैं गांव का नाम बजाना तो तुम्हारे को अच्छे कामों में बजाओ ना। अगर इतनी जवानी चढ़ी है तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है अनिल भाई, तो ये माहौल है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया आगे जाए, आसपास के गांव आगे बढ़ें, और जिस शहर में आप रहे हैं, जिस शहर में आप पढ़े हैं, और अगर वो शहर ही ख़राब हो जाए तो कल को मैं, ये गाज मेरे पे भी गिर सकती है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर दूसरे के घर में आग लगी है तो हमारे घर में भी आ सकती है, कभी ना कभी तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरे के खेत में बीमारी है तो मैं सोचूंगा कि अपने खेत में दवाई डाल करके, तो वो बीमारी मेरे खेत में भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं चाहूँगा कि आपके, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो एरिया का माहौल बिल्कुल सुधरेगा। दिनेश भाई आज आप आए, मिले, बहुत दिन बाद हम मिले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ अनिल भाई यहाँ पे बैठ करके, तो धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। आप हमारे मित्र हो और मित्रों के बीच में कोई धन्यवाद नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने हमें इस काबिल समझा, आपके चैनल पे इंटरव्यू देने का आपने हमारे को मौका दिया, अर्जुना क्लासेज में आए, आपने हमारी खातिरदारी की, और बल्कि बाहर जा रहे थे भाई साहब तो 1 घंटा हमारे लिए स्पेशल रुके हैं। तो ये दोस्ती है अपना, प्यारी है अनिल भाई का, जो इन्होंने हमें इस काबिल समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। सभी को नमस्कार जी।